तो हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अपन ने देखा था नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहां तक अपन ने चर्चा करी थी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि कहां पे वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना। एक ब्लॉक है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रखा है अपन ने। दिस इज अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस पे आगे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ड्रैग कर रहे हैं। एफ एक्सटर्नल लग रही है आगे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। नीचे क्या लगेगा? mg। तो आप ये बताएं एफ एक्सटर्नल के द्वारा वर्क क्या होगा? फोर्स कहां लग रही है? आगे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे। तो एफ एक्सटर्नल के कारण वर्क फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। एफ एक्सटर्नल के कारण वर्क पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों हुआ? जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल के कारण वर्क, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे। तो गैस करें क्या होगा? एंगल कितना है? 90। और 90 डिग्री पे वर्क हमेशा क्या होता है? जीरो। mg के कारण आप गैस करें, mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। एंगल कितना है? 90। और 90 डिग्री पे वर्क कितना होगा? जीरो। डन भाई, ये भी डन, ये भी डन। एक फोर्स बची है आपके लिए, फ्रिक्शन। एनीवन फ्रिक्शन के कारण वर्क बताए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एफआर। एफआर के कारण, एफआर फॉर फ्रिक्शन है ना, एफआर फ्रिक्शन का नोटेशन है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। एंगल कितना है? 180। 180 पे वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरह से अपन डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक पर्सन है जो कि एक रस्सी से एक ब्लॉक को खींच रहा है ऊपर, और अज्यूम कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। ठीक है, ब्लॉक पे ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। नीचे क्या लग रहा है? mg। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन। दोनों को कैपिटल M मान लीजिए। अभी अपन न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर रहे हैं, तो एक तो टेंशन लग रहा है और दूसरा mg लग रहा है। टेंशन लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय टेंशन पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। mg कहां लग रहा है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है। किसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप देखें सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है या 90 है। ठीक है, ये स्प्रिंग का है। स्प्रिंग में थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि आगे जब अपन स्प्रिंग पढ़ेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। ठीक है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, धीरे 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 आपने क्या करा? इसको खींचा आगे की तरफ, स्प्रिंग को खींचा। ये है एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल। ठीक है, जब स्प्रिंग आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा। आपने पढ़ा होगा एनएलएम में, पीछे की तरफ क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ क्या लग रहा है? एफ एक्सटर्नल। और आप स्प्रिंग को यहां से खींचते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं, आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? आगे की तरफ। तो दो फोर्स लग रही है। एक तो लगेगी एक्सटर्नल फोर्स, हमारे द्वारा हमने जो फोर्स लगाई वो, और पीछे की तरफ कौन लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। प्रॉपर्टी रहती है स्प्रिंग की, तो वो पीछे लग रही है। तो इन दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री। और स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने का है? 180 का। तो एफ एक्सटर्नल के कारण जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव, और स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि एफ एक्सटर्नल आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे। डिस्प्लेसमेंट आगे और स्प्रिंग फोर्स कहां? पीछे। तो ऐसे केस में आपका वर्क स्प्रिंग फोर्स के कारण कितना होगा? नेगेटिव। ठीक है, एक और देखते।
ये यहां पे आप क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक को पकड़े हुए हैं ऐसे, और इसको कहां ले जा रहे हैं, आगे। आपने एक ब्लॉक पकड़ा और इसको कहां ले जा रहे हैं, आगे। mg कहां लग रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे। एंगल कितना, 90। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा, 0। एंगल कितना आ रहा है, 90 का। एंगल कितना आ रहा है, 90 का। तो 90 के केस में आप याद रखना, वर्क डन हमेशा कितना रहेगा, 0। कितना रहेगा, 0। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो अब अपन वर्क डन की बात करें कि वर्क डन हमारा इस पे रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है नहीं करता है, उसके लिए वर्क के हमें फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। भाई फोर्स की बात करें और फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करते हैं या नहीं। तो पहले अपन फोर्स देखते हैं। ये जो फोर्स रहता है ये अपना रेफरेंस फ्रेम से, ये जो फोर्स रहता है ये अपना रेफरेंस फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट। और जो ये अपना डिस्प्लेसमेंट होता है ये डिपेंडेंट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला था बिल्कुल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा को नेग्लेक्ट कर दीजिए, एंगल ये है, एक है इंडिपेंडेंट एक है डिपेंडेंट। तो अल्टीमेटली वर्क डन डिपेंडेंट टर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डिपेंडेंट। वर्क डन विल बी डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप बोलेंगे कैसे, तो उसको मैं अच्छा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपके दिमाग में सेट कर देता हूं ताकि आपको एग्जांपल से याद रह जाए कि वर्क डन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना। अभी अपन ने क्या करा, एक लिफ्ट ली, ठीक है, और अच्छे खासे एकदम बॉडी बिल्डर अंदर और बाहर खड़े कर दिए। एक बॉडी बिल्डर है ए और एक बॉडी बिल्डर है बी। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है डिस्प्लेसमेंट डी से, और ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, आर पार दिखा जा सकता है, मामला साफ। यहां पे 2 किलोग्राम का ब्लॉक हमने इस पे रखा, एक बाहर एक अंदर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। एक बार आप ऑब्जर्वर ए बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, ऑब्जर्वर ए। ऑब्जर्वर ए कौन है, जो लिफ्ट के बाहर है, जो रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे। ये रेस्ट पे है तो इसको ये ब्लॉक और ये लिफ्ट ऊपर जाती हुई दिखेगी। ब्लॉक पे ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा, mg। तो फोर्स नॉर्मल का कहां जा रहा है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी कहां जा रहा है, ऊपर। तो इस आदमी के कारण, ऑब्जर्वर ए के कारण हम वर्क डन बाय नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉर्मल कहां लग रहा है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां लग रहा है, ऊपर। क्या दोनों के बीच में एंगल 0 है, हां। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, n इंटू डी। कितना होगा, n इंटू डी। तो जब लिफ्ट के बाहर आप बैठे हैं और लिफ्ट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं तो आपको लगेगा नॉर्मल ने कुछ वर्क करा। क्या करा, कुछ वर्क, ठीक है। पर आप जब लिफ्ट में हैं, सपोज दिस इज द लिफ्ट, अब आप लिफ्ट में खड़े हैं, इस केस में वो ब्लॉक आपके बाजू में बैठा हुआ है। आप देखेंगे ब्लॉक में नॉर्मल तो लग रहा होगा, ठीक है, पर क्या ब्लॉक का आपके रेस्पेक्ट में ब्लॉक का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा या 0 डिस्प्लेसमेंट होगा, 0। तो जब आप अंदर खड़े हैं तो आपके कारण नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा, क्योंकि ब्लॉक आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे। क्योंकि अगर वो रेस्ट पे नहीं होगा और आप लिफ्ट में खड़े हैं और ब्लॉक एकदम से चलने लग जाए तो हनुमान चालीसा का वक्त है, क्योंकि अपने आप से तो नहीं चल सकता, नॉन लिविंग थिंग है। तो आप यहां खड़े हैं, ब्लॉक यहां पे है, आपके रेस्पेक्ट में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो जब आप ऑब्जर्वर बी बन चुके हैं, इस केस में वर्क डन बाय नॉर्मल n इंटू 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रेम डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया, फ्रेम डिपेंडेंट, जिसके कारण वर्क डन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करने लग गया। किस पे डिपेंड करने लग गया, रेफरेंस फ्रेम पे। तो वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि रेफरेंस फ्रेम पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा अभी तक का जो हमने वर्क पढ़ा उसके हिसाब से। पहला पॉइंट अपन देखते हैं, वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। यहां पे लिखा हुआ है एक इंटरवल के लिए डिफाइंड है। आप ऐसे नहीं कि फोटो खींच के कोई रेस में गए, फोटो खींच के बता दिया बताओ भाई ये इस घोड़े ने कितना वर्क करा। कोई रेसिंग कोर्स में जाके कोई आप कर रहे हो, इसकी आप वेलोसिटी भी नहीं पूछ सकते हो, तो आप इसका वर्क कैसे पूछ पाओगे? क्योंकि आपने तो इंस्टेंटेनियस फोटो खींची और आपको वर्क डिफाइन करना है। आप अगर इस ब्लॉक को चलाओगे तो थोड़ा ड्यूरेशन में आप इसको चला के देखोगे तो आपकी फोर्स के कारण वर्क पूछना पड़ेगा। तो देयर इज नो सच टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क। इंस्टेंटेनियस वर्क नामक कोई चीज है ही नहीं, ये डिफाइन ही नहीं गई है। देयर इज नो टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क। ऐसा कोई वर्क डिफाइंड ही नहीं है जिसके आगे लगा हो इंस्टेंटेनियस वर्क। वर्क थोड़े से ड्यूरेशन के लिए ही आप बोलें, पर थोड़ा टाइम इंटरवल होना चाहिए, उसमें आप वर्क को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं और ज्यादा के लिए तो कर ही सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है भाई। ठीक है, जब एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लगे, when several forces act on a body, work done by a force is independent of other। हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, नॉर्मल, mg, एक्सटर्नल, fr, डिस्प्लेसमेंट आगे। तो नॉर्मल का वर्क डन F एक्सटर्नल से इंडिपेंडेंट था, F एक्सटर्नल का वर्क डन फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट है। किसी भी एक फोर्स का वर्क डन दूसरी फोर्स से इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, आप नेट वर्क डन की बात करें, सबको ऐड कर दें। अगर एक बॉडी पे 4 फोर्सेस लग रही है, आप चारों के इंडिविजुअल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल फॉर्मूले से, Fs cos थीटा। ठीक है, और अगर आपसे नेट पूछे, सबको आप ऐड कर दीजिए। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, विदाउट एनी टेंशन आप उसको ऐड कर सकते हैं। एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, जितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो। ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया भाई। ठीक है, अब बात करें कि जो वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा, वहां पे कॉस थीटा डिसाइड करता है कि वर्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम। क्योंकि एफ का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड अगर अपन फिक्स ले लेते हैं तो थीटा को आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप थीटा को 0 ले रहे हो तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो वर्क कितना हो जाएगा इस केस में? वर्क कितना हो जाएगा? एफ इंटू डी। और आप जब थीटा को 180 ले रहे हो तो इस केस में वर्क हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो ये कहलाया जाएगा मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क और ये कहलाया जाएगा मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। ये दोनों है मैक्सिमम, पर एक प्लस में, देखो आप मैग्नीट्यूड भी बराबर है, एक प्लस में है और दूसरा किसमें है? माइनस में। किसमें है? माइनस में। एक प्लस में रहेगा और दूसरा किसमें जाएगा? माइनस में। ये दोनों पॉइंट भी अपन ने कवर करें। अगला पॉइंट काफी आपका इंटरेस्टिंग है, इसका मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी लिया और उसके साथ साथ इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। 1-2 न्यूमेरिकल के बाद दोबारा से इस पॉइंट को मैं लिखवाऊंगा आपको। मैं न्यूमेरिकल के साथ इसको प्रूफ करूंगा आपको कि ये जो पॉइंट अपन बोल रहे हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट पॉइंट है। ध्यान से देखना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड टाइम। एक कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन पाथ और टाइम इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। h हाइट पे ले जाके एक मास m को अपन नीचे भेज रहे हैं वाया 3 पाथ। कितने पाथ? 3 पाथ। A, B, C। हाइट कितनी है? h। तीनों केसेस में आप देखें कि mg कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। और mg जब वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, इसको सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है,
हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। मैं इसे आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय mg, आप ए के थ्रू जाए, आप बी के थ्रू जाए, आप सी के थ्रू जाए, ये तीनों पे ही डिपेंड नहीं करेगा। सिंपली तीनों ही केसेस में वर्क डन क्या होगा, mgh। mg नीचे लग रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, हॉरिजॉन्टल से नहीं। चाहे आप फर्स्ट पाथ पे जाएं, चाहे आप सेकंड पाथ पे जाएं, आप थर्ड पे। अब हो सकता है बीच में आप रुक गए, बातें कर रहे हैं आराम से, फिर आप नीचे गए। टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं है। आप आराम से आए नीचे, आप रुक के आए, आप कैसे भी आए, वर्क डन बाय mg इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है, वर्टिकल में। एक और एग्जांपल लें, प्रोजेक्टाइल मोशन का ले लेते हैं। थीटा एंगल पे आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, गया आया, गया आया। हाइट कितनी है, h। o से गया a से गया b, o से a से b। तो o से a में डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, o से a में डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और mg कहां लग रहा है, नीचे। तो mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर। तो इसका वर्क डन कहलाया जाएगा माइनस, क्योंकि एंगल कितना है, 180। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो यहां पे लगा दिया आगे माइनस, ठीक है। a से b गए, mg कहां लग रहा है, नीचे, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, नीचे। mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में प्लस mgh। जब आप a से b में गए, और अगर आप यहां से यहां टोटल वर्क की बात करें, दोनों को ऐड कर दें, माइनस mgh प्लस mgh, 0। आप कहेंगे हाउ, अरे भाई mg को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं, वर्टिकल से मतलब है। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बचा, जिस सरफेस से गया उसी सरफेस पे आके रुक गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो वर्क डन बाय mg पूरे मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, स्टार्टिंग से एंडिंग तक टोटल कितना हो गया, 0। जितना प्लस में था उतना ही किस में आ गया, माइनस में। इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी mg कितना रह जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल में अपन अच्छे से समझते हैं, और जो पॉइंट्स मैंने बोले भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन ने यहां पे बोले, ये सारे पॉइंट्स, इनको भी अपन एक एक करके कवर करेंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को तो मेरे को आपको प्रूव करना है। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। इसको मैं आपको समझा रहा हूं अगले न्यूमेरिकल के थ्रू, ध्यान से देखना। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। ब्लॉक है 2 किलोग्राम का। ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है, 2। एक लग रही है आगे और एक लग रही है पीछे। टग ऑफ वॉर जैसा है, समथिंग लाइक टग ऑफ वॉर। 20 न्यूटन का फोर्स है और पीछे कितने न्यूटन का फोर्स है, 8। तो अब देखें कि इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ। 100% वाली बात है, ये ब्लॉक कहां जाना चाहेगा, आगे की तरफ। कहां की तरफ, आगे की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, फॉर द गिवन ब्लॉक फाइंड आउट द वर्क डन बाय फॉलोइंग फोर्सेस फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड ऑफ इस मोशन। पहले 10 सेकेंड 0 से 10 तक मोशन में इन सारी फोर्सेस के कारण वर्क निकालना है। पहला है F1, दूसरा है F2, तीसरा नॉर्मल मान लीजिए, नॉर्मल नहीं लिख रखा, अपन लिख लेते हैं, एक mg और एक नेट फोर्स के कारण, ठीक है। और इस पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इस चीज का भी ध्यान रखना है ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0। तो वर्क डन के लिए हमें चाहिए फोर्स और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स F1 दे रखा है, F2 दे रखा है। नॉर्मल मेरे हिसाब से निकाल पाएंगे, ऊपर नॉर्मल नीचे 2g, तो नॉर्मल कितना हो गया, 20 न्यूटन, ठीक है। फोर्स हमको सारी पता लग गई, नेट फोर्स भी अपन निकाल लेंगे। अब हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, काम चल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और नेट फोर्स तो लग रहा है इस पे आगे की तरफ,
20 माइनस 8 12, तो एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाए जिसमें एस हो, यू हो और ए हो, तो काइनेमेटिक्स में हम पीछे गए और हमने तीनों इक्वेशंस में से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर को यूज करा, क्योंकि u भी पता है, t भी पता है, a भी पता है और s निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो s इक्वल टू क्या यूज करेंगे, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। बस खत्म, फोर्स पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, लगा दीजिए एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, देखिए इसको। ठीक भाई, तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा एफबीडी हमने पूरा बनाया, ऊपर लगाया नॉर्मल, नीचे लगाया mg, फोर्स लगा आगे 20 और पीछे कितना लगा 8, और एक्सेलरेशन कहां हो रहा है, आगे की तरफ। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू 2g के बराबर, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास। एक्सेलरेशन क्या, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास, तो इससे ले जाने वाला 20, रोकने वाला 8 अपॉन 2, 12/2 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने इक्वेशन पहले बता दिया था आपको कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर यूज कर रहे हैं, u 0 रहेगा इसका, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 6 और टाइम 0 से 10 ना, 10 सेकेंड, तो 10 पुट कर दीजिए, ये 2 से गया यहां पे 3 टाइम्स, 3 इंटू 100 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हमको 5 फोर्स दे रखी थी, ये आगे की तरफ प्लस, इसमें डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स पीछे माइनस, इसमें डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स ऊपर 90, इसमें डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स इधर 90, 90 90 खत्म, 0, ये प्लस और ये क्या माइनस, एंगल 180। तो देखते हैं F1 फोर्स का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 0, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, फोर्स 20 है, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकाला 300 मीटर, यहां पे 300 मीटर निकाला, तो 3 2 6 000 जूल। F2 पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, F2 का वैल्यू 8, 300 cos 180 इज -1, तो माइनस 8 3 जा 2400 जूल हो गया। नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना 90, cos 90 0, 0 इंटू एवरीथिंग 0। mg के कारण वर्क डन, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क डन कितना हो जाएगा यहां पे 0। ठीक है, एफ नेट, अब ब्लॉक पे एफ नेट वर्टिकल में लगेगा या हॉरिजॉन्टल में, डिस्प्लेसमेंट इधर तो नेट फोर्स इधर ही लग रहा होगा ताकि एक्सेलरेशन भी इसी तरफ हो। आगे 20 है, पीछे 8 है, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा 12 न्यूटन का, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0, 12 3 जा कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, तो इस तरह से आप, और चाहे तो आप इन चारों को ऐड कर दें, 0 + 0 0, 6000 में से 2400 का आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3600 आएगा। इस तरह से आप नेट फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक करके आप फोर्सेस को देखिए, पहले आप फोर्सेस लिखें, फिर आप डिस्प्लेसमेंट को चाहे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज करते हुए लिखना पड़े, डिस्प्लेसमेंट भी लिखें, और उसके बाद वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करें। यूनिट्स का स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि यूनिट्स चेंज नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, काफी अच्छा एग्जांपल है ये, ध्यान से देखिएगा, और ये आपने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में लिफ्ट की केसेस में करा होगा, तो हल्का सा उसका रिवीजन भी हो जाएगा। भाई लिफ्ट है, लिफ्ट में एक ब्लॉक लगा दिया तो इसमें टेंशन होगा, ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, कुछ ऐसे केसेस देखे थे अपन ने, तो उसी पे अपन आगे बढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m is connected with a string which is placed in a lift moving downwards, किससे, g/4 से। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, लिखा हुआ है फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट d, फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट d। जब ये d नीचे गया, इसने दे दिया डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मुझे mg का और टेंशन का दोनों का वर्क डन, एक तो mg का वर्क डन निकालना है और टेंशन का वर्क डन निकालना है। तो फोर्स पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, खत्म। mg भाई मास दे रखा है, m इंटू जी, ये हो गया।
टेंशन एफबीडी बना के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, एफबीडी बन चुका है, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू ma। ये अपन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टेंशन की वैल्यू निकालनी सीखी थी, तो वहां से टेंशन की वैल्यू को पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट पता है, mg और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, प्लस टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन ऊपर 180, तो इनका क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, आसान है काफी। डायग्राम आपके सामने है, टेंशन ऊपर, mg नीचे। ठीक है, तो आप इसको स्मॉल m मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो टेंशन ऊपर t है, नीचे क्या लग रहा है mg, तो ले जाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू ma। ले जाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू ma। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, mg माइनस mg बाई 4, 3/4 mg। टेंशन भी पता लग गया, फोर्स पता ही था पहले कितना लग रहा है mg, टेंशन कितना हो गया 3/4 mg। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है d, सवाल खत्म। mg इंटू डी, ये mg का वर्क डन हो गया, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री का। टेंशन कहां लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है नीचे, तो टेंशन का वर्क डन में cos 180 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। तो टेंशन इंटू डी इंटू कॉस 180, और टेंशन की वैल्यू कितनी है ये, तो माइनस 3/4 mg इंटू डी। भाई टेंशन की वैल्यू निकाल ली ना, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो 3/4 mg इंटू डी। और माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो इस तरह से अपन टेंशन और mg का भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में अगला न्यूमेरिकल अपन लेते हैं जिसमें अपन एक से ज्यादा फोर्सेस लगा रखी हो, और इन सब के कारण अपन वर्क डन कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम दे रखा है। इसमें स्टार्टिंग में पॉइंट ए पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 10 kg। अब आप ध्यान से देखें, 10 kg पे एक्सटर्नल फोर्स की बात करें 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 10 न्यूटन, 3 तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है। ठीक है, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg तो लगेगा ही। ठीक है, सरफेस को अपन ने स्मूथ रखा है। ए से बी जाने में, इन फोर्सेस के कारण ए से बी जाने में हमें 50 के कारण, 30 के कारण, 10 के कारण, नॉर्मल के कारण और ग्रेविटी के कारण, इन पांचों के कारण वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन हमको कांस्टेंट फोर्स के कारण जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें एक फोर्स चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, एंगल मिल जाए उन दोनों के बीच में बहुत बढ़िया, सेम डायरेक्शन में हो प्लस, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे 50 के, क्योंकि 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको आगे ले जाएगा। तो सिंपली 50 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होगा 50 cos 37, ये इसको आगे ले जाने में हेल्प करेगा। वर्टिकल वाला कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्टिकल वाला कंपोनेंट इसको आगे की तरफ डिस्प्लेस नहीं कर रहा। तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कैलकुलेट करनी है वैल्यू। अच्छा, cos 37 का वैल्यू कितना होगा 4/5, 4/5 इंटू 50, ये आ जाएगा आपका 40 न्यूटन। ठीक है, और 10 का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये जो 10 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, हाँ 30 न्यूटन का हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब 30 न्यूटन का जब आप कंपोनेंट लेंगे, थोड़ा ध्यान देना, थीटा ऊपर की तरफ है, थीटा ऊपर की तरफ है, तो 30 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, 30 का हॉरिजॉन्टल ये होगा 30, ये होगा आपका 30 साइन 30 डिग्री। ये साइन 30 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि एंगल ऊपर की तरफ है, ऊपर आएगा कॉस और नीचे क्या आएगा 30, साइन में जो 30 डिग्री आ रहा है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी हाफ, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो अब बस अपन ने जो भी फोर्सेस लग रही थी इनके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लिए। सिंपली उसको आपको डिस्टेंस से, या यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे ऐसे। बिल्कुल, हमने इसका डायग्राम बनाया, ऊपर लगा नॉर्मल, नीचे लगा mg, 10 इंटू 10 100। यहां फोर्स कितना था आपका 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने कैलकुलेट ही कर लिया, वर्टिकल करने की जरूरत ही नहीं है।
और यहां पे जो आपका फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, 30 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 30 का आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया यहां पे 15, क्योंकि ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना था 30 डिग्री का एंगल था। ठीक है, तो और एक 10 न्यूटन का फोर्स और लग रहा है यहां पे 10 न्यूटन का। तो अब हमको करना क्या है, सिंपली फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 50 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 40। तो जब आप 50 का कैलकुलेट करेंगे 40 को सिंपली आप डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 40 इंटू 10, आगे प्लस, प्लस क्यों, सेम डायरेक्शन, 40 इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको 30 का कैलकुलेट करना था, 30 का कंपोनेंट लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। 30 न्यूटन का कंपोनेंट लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन के आगे आपको लगाना पड़ेगा माइनस 15 इंटू 10, ये कितना आ गया -150 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन की बात करें, 10 में अपन को कुछ करना नहीं था, फोर्स पता है पीछे और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है आगे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर आगे आप लगाएं माइनस साइन, माइनस अभी आपको समझाया ऑपोजिट के लिए, किसके लिए, ऑपोजिट के लिए। ठीक है, नॉर्मल के कारण नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट आगे, नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो नॉर्मल और mg का क्या हर केस में होगा, इस पे अपन कमेंट नहीं कर रहे हैं अभी अपन इसलिए बोल रहे हैं कि नॉर्मल और mg परपेंडिकुलर है, इसलिए इनका वर्क डन क्या होगा 0। बेहतरीन न्यूमेरिकल है, आप एक बार खुद से रफ में जरूर ट्राई करें इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले न्यूमेरिकल में अपन देखते हैं 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। पिछले न्यूमेरिकल में हमने सरफेस को स्मूथ रखा था, यहां रफ रख दिया। रफ रखने से एक और आपके सामने फोर्स आ जाएगा फ्रिक्शन वाला। इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे। ठीक है, तो हमको एक तो इस फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है, किसके कारण, फोर्स के कारण, पहले 10 सेकंड में, इन फर्स्ट 10 सेकंड, और फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg के कारण और फ्रिक्शन के कारण, तीन फोर्सेस के कारण निकालना है। फोर्स के कारण निकालना है फर्स्ट 10 सेकंड में, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है ग्रेविटी और फ्रिक्शन, पहले 4 सेकंड में। तो हमको एक तो फोर्सेस चाहिए और दूसरा अपन को डिस्प्लेसमेंट चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी होगी 0। ठीक है, अब अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फोर्स लेते हैं, फोर्स के कारण करना है फर्स्ट पार्ट में। तो फोर्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको पता होना चाहिए, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, और पहले 10 सेकंड में ये ब्लॉक कितना चला ये पता होना चाहिए। अब इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर्ड से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। पहले 10 सेकेंड के लिए भी निकालेंगे और एक काम करें 4 के लिए भी निकाल लें, क्योंकि हमको दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आप डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर्ड से 10 और 4 दोनों के लिए निकाल दें और सिंपली उसे आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, फ्रिक्शन की भी वैल्यू निकालनी है, नॉर्मल पता ही है। ठीक है, कैसे, ऊपर नॉर्मल, अभी अपन कंपोनेंट कर लेते हैं इसके और उससे सॉल्व कर लेंगे। ऊपर नॉर्मल फोर्स का एक, नीचे mg, पीछे फ्रिक्शन, इस तरह से अपन करेंगे। आइए देखें इस सवाल को अपन कैसे करते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे पहले आप देखें कि ऊपर की तरफ इसका एक कंपोनेंट लिया, एक हॉरिजॉन्टल लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 100 cos 37, cos 37 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे 80 न्यूटन आ जाएगा। तो आगे की तरफ आ रहा है 80 न्यूटन, इधर 80 तो ऊपर 60 ही जाएगा, क्योंकि 60 80 मिलके ही 100 बनता है। ठीक है, तो और लेना चाहे तो 100 साइन आपका 37, साइन 37 3/5 60 न्यूटन का। ठीक है, और पीछे की तरफ क्या लगेगा Fr, पीछे की तरफ क्या लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, नॉर्मल और 60, नॉर्मल और 60 ऊपर लग रहा है और नीचे कितना लग रहा है 100।
तो नॉर्मल प्लस 60 वर्टिकली अपवर्ड विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। यहां पे 100 न्यूटन लिख दिया। नॉर्मल की वैल्यू आ गई आपकी 40 न्यूटन। कितनी आ गई? 40। और आपको पता है फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू1। एफआर किसके बराबर होता है? म्यू1। म्यू कितना दे रखा है इस सवाल में? 0.5 दे रखा था। 1/2 इंटू 40 नॉर्मल की वैल्यू। यहां से आपका फ्रिक्शन आ गया। ब्लॉक पे पीछे लग रहा है फ्रिक्शन और आगे की तरफ क्या लग रहा है? 80 न्यूटन। 80 फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ रही है? 20। तो अल्टीमेटली इसका एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? ले जाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास। ले जा कौन रहा है? 80। रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। हम किससे डिवाइड कर देंगे? मास से। तो ले जाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन मिल गया। अब मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन के बाद क्या करना है? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पहले पार्ट में 10 सेकंड पुट करें और सेकंड पार्ट में 4 सेकंड पुट करें, ताकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए। तो पहले अपन ने क्या करा? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखा। U तो 0, U कितना है? 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ एक्सेलरेशन आ गया 6 इंटू पहले में अपन ने 10 पुट करा और दूसरे में कितना पुट करा? 4। दोनों पार्ट्स के लिए कैलकुलेट करना है। 2 से गया ये 300, 2 से गया ये 3, 16 3 48। डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स हमने पहले ही कंपोनेंट निकाल लिए थे, बस वैल्यू पुट करना है। एक्सटर्नल फोर्स के कारण आप बात करें, एक्सटर्नल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, तो 80 इंटू कितना चला? 300, सेम डायरेक्शन। तो 80 इंटू 300, ठीक है। 8 3 24, 24,000 जूल आपका पहले केस में वर्क डन आ जाएगा। दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली थी 20 पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, 20 पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे 4 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 4। और 4 सेकंड में कितना चला? 48। तो 20 इंटू 48। आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। और आपसे mg के बारे में पूछा था, भाई mg कहां है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां है? आगे। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। mg का वर्क डन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो सवाल में आपको अच्छे से फोर्स निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें गिवन टाइम के लिए, और फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से आप क्या करें? मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ मैन स्टार्ट पुलिंग द स्ट्रिंग, एक आदमी एक स्ट्रिंग को खींच रहा है, तो ये ब्लॉक कहां की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। विद अ रेट ऑफ, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन दे रखा है इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, क्योंकि आदमी खींचेगा नीचे। किस रेट से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वर्क डन बाय द टेंशन फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड। जो ब्लॉक पे पहले 2 सेकेंड के लिए हमें टेंशन के कारण वर्क निकालना है, और ब्लॉक का मास दे रखा है आपको 5 kg, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो अपन इसका एफबीडी बनाते हैं। ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे क्या लग रहा है? mg, ठीक है। और आपसे पूछा है पहले 2 सेकंड में ये इसने वर्क कितना करा। तो पहले तो इस एफबीडी को, जैसे आप एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सॉल्व करते थे, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? भैया S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, और उसको आप टेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पहले 2 सेकंड के लिए, ठीक है। पहले एफबीडी बनाए, स्टेप नंबर 1 टेंशन निकाले, स्टेप नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट निकाले, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के साथ, स्टेप नंबर 3 फॉर्मूले में पुट करें, ठीक है। आदमी खींचेगा रस्सी को नीचे की तरफ, ब्लॉक जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे अपन ने एफबीडी बनाया। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। नीचे लग रहा है mg, और ये रेट है। तो इस एफबीडी के अकॉर्डिंग ले जाने वाला माइनस रोकने वाला
इज इक्वल टू ma। इसको इधर भेज के अपन ने टेंशन की वैल्यू निकाली, कितनी आई भाई 60 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू आई 60 न्यूटन, और टेंशन निकालने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0, हाफ इटी स्क्वायर से अपन ने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला। अब वर्क डन, टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, टेंशन को डिस्प्लेसमेंट से सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें। किसको आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, टेंशन को आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, आपका वर्क डन आ जाएगा। 60 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 240 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 240 न्यूटन।